टीकाकरण महाअभियान पर विपक्ष ने साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी के जागने पर क्यों जागते हैं पीएम मोदी। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने योग दिवस के जरिए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, गरीबों की मेहनत है योग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में अनलॉक 3 की प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर के साफ तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ा फैसला लिया गया है। अनलॉक 3 में कई बड़ी राहत मिली है। 23 जून से 26 जुलाई तक के लिए बड़ी छूट दी गई है। तो आपको बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में 26 जून से 6 जुलाई तक के लिए सरकार ने बड़ा जो फैसला लिया है, इसके तहत जो भी सख्ती होगी वो 26 जून से लेकर के और माफ कीजिएगा 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक के लिए बड़ी छूट मिली है। साथ ही साथ पार्क और उद्यान को खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसके लिए वक्त निर्धारित किया गया है, 6 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे दिन तक जो पार्क होंगे वो सभी खुलेंगे, उसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ शाम 7 बजे तक जो दुकानें होंगी वो सभी दुकानें खुल सकेंगी। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू पर भी चर्चा हुई और नाइट कर्फ्यू अभी खत्म नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू जो होगा वो रात 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक लागू होगा। और इसके बाद हालांकि इसके साथ साथ बैठक में इस बात को भी कहा गया है कि अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए साफ तौर पर सतर्कता जरूरी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद सीएम नीतीश ने बड़ा फैसला लिया और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। अनलॉक 3 में बड़ी राहत, जिसकी उम्मीद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पार्कों को खोलने की अनुमति मिल सकती है और सरकार ने बिल्कुल वैसा ही किया है। सरकार ने पार्कों को खोलने की अनुमति दे दी है। तो बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया, पार्क और उद्यान को खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। सुबह में मॉर्निंग वॉक जाने वालों के लिए अब बेहतर और खुशी की खबर है कि वो इतने दिनों से लॉकडाउन के दौरान जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकल पा रहे थे, अब वो मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। हालांकि उनके लिए वक्त निर्धारित है, उसी वक्त के दरमियान ही जब पार्क खुलेंगे तो अब पार्कों में जा पाएंगे। इधर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण के महाअभियान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी जब जागते हैं जब मतलब राहुल गांधी जब जागते हैं, माफ कीजिएगा, तब मोदी जी क्यों जागते हैं। राहुल गांधी आगाह करते रहे लेकिन मोदी जी नहीं सुने। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से राज्य में 6 माह से लेकर के 6 माह तक 6 करोड़ नागरिकों को टीका देने की महाअभियान की शुरुआत किया और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने हमला बोला है। प्रति हम आभार व्यक्त करें या धन्यवाद दें या ये कहें कि प्रधानमंत्री तब क्यों जगते हैं जब राहुल गांधी जी ही उन्हें जगाते हैं। कोरोना काल के प्रथम समय से 2020 के फरवरी महीने से लगातार राहुल गांधी जी आगाह करते रहे कि कोरोना आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, कोरोना से लड़ना है, सुनामी आने वाला है, कोरोना के कारण आर्थिक सुनामी आने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी एकदम उनके कान पे जू नहीं गया। लेकिन आज जब राहुल गांधी कोरोना के आगे आगे चल रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री कोरोना के पीछे पीछे चल रहे हैं। इधर सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की खबर के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की बात वो इस दौरान कर सकते हैं। इसी बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के लिए जेडीयू तैयार है, नामों पर फैसला नीतीश कुमार करेंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारा बीजेपी से वर्षों से पुराना संबंध है और हमारा शीर्ष नेतृत्व में कोई कटुता नहीं है और निश्चित तौर पर हम केंद्र में भी शामिल होंगे। ये आपसी समन्वय की बात है। देखा जाए, देखिए ये तो बहुत ही समझिए प्रकाश जी, ये इशू ऐसा है ही नहीं। देखिए हमारे पार्टी में आप सब जानते हैं कि हमारे एकमात्र आज की तारीख में नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी ये भी नहीं है कि अपने मन से सब कुछ करते हैं। सबकी राय है, सबसे बातचीत करते हैं, सबसे परामर्श करते हैं, मंत्रणा होती है। और जो भी हमने आज तक निर्णय लिया, हमारे नेता ने निर्णय लिया, पार्टी ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको। मैंने सुना है आपका भी नाम आ रहा है। हमारा नाम तो 2017 से होते रहता, परमानेंट हमारा नाम रहता।
इधर लोजपा में चाचा और भतीजे के बीच चल रही आपसी कलह के बाद जमुई में चिराग समर्थकों ने लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले चकाई में जुलूस निकालकर पशुपति कुमार पारस सहित अन्य नेताओं का पुतला दहन किया। इस दौरान लोजपा जिलाध्यक्ष जीवन सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे चकाई बाजार में आक्रोशित जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने पशुपति कुमार पारस, चंदन सिंह, वीणा देवी का पुतला जलाया और साथ ही साथ नारेबाजी भी की। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि पशुपति कुमार पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। इधर जमुई जिले के झाझा रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूरों को लेकर अब रेल पुलिस चौकस नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश में आ रहे प्रवासी मजदूर कोरोना टेस्ट से भागते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद रेल पुलिस अब यात्रा कर रहे प्रत्येक लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार सरकार जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है और ऐसे में जो लोग भी लापरवाही कर रहे हैं बजाबते उसके लिए पूरी चाक चौबंद के साथ इस स्थितियों पर नजर रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश और प्रदेश में कोरोना के तीसरे लहर की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसे में लोगों को सचेत करने के लिए सरकार जागरूक और साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर कार्रवाई की जा रही है। इधर मुंगेर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि लगातार बारिश होती रही तो जल्द ही गंगा का पानी गांव में घुसने लगेगा। नदी नाले की स्थिति उफान की तरफ है, उसी कड़ी में गंगा भी उफान की तरफ है और गंगा में काफी जल वृद्धि हुई है। लगता है कि इसका दुष्परिणाम जो गंगा तटीय गांव हैं, पंचायत है, वहाँ कटाव की स्थितियाँ बनेगी। अगर अभी से हम लोग सावधान रहे तो निश्चित रूप से जान माल की हानि कम से कम होगी। गंगा उफान पे स्पष्ट दिख रही है, गंगा में जो पानी का बढ़ा है स्तर। इधर बगहा के रामनगर में मेघवल मटिया पंचायत और दोनों को जोड़ने वाली पुल लगातार हो रही बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं लगातार बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। नौरंगिया, दोन, गवनाहा और मेघवाल मटिया से आने वाले लोगों की आवागमन पूरी तरीके से बंद पड़ गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को बाजार और फिर जिला मुख्यालय जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा जो पुल है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और ये झरवा है यहीं पर पास पर है, पड़ोसी गांव है मेघवल मठिया। ये पुल है जब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है, यहाँ से जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। पंचायत राज मठिया के मेघवल और मठिया दोनों गांव से जो खास करके 80% जो खेती बाड़ी होती है, पोखरिया और गुजरा मोतिहारी का जो सीवान क्षेत्र होता है और खेती का पूरा स्रोत किसानों का तो खेती पे ही डिपेंड रहता है। और इस पुल को देखा जाए तो इसके वजह से बहुत बड़ा दुर्घटना और एक ऐसा लिंक टूटने का कगार पे है कि यहाँ से थर्ड क्षेत्र और थर्ड क्षेत्र से जो रामनगर जो मुख्यालय है उसको ये सड़क जोड़ता है और आप देख रहे हैं कि बहुत जर्जर हो चुका है और गिरने की संभावना एकदम बरकरार है जब ये गिर जाए। इधर बिहार में जिस तरीके से बारिश का कहर जारी है उससे सभी नदियों का जलस्तर जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से एक ओर कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो वहीं दूसरी ओर कई नए इलाकों में पानी घुसने लगा है। वहीं राजधानी पटना की अगर बात करें तो पटना में गंगा नदी का जलस्तर 24 घंटे में 2.67 मीटर बढ़ गया है। वहीं दीघा घाट पर इसका जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर रहा है। यहां महज 40 सेंटीमीटर नीचे रह गया है खतरे का निशान। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अभी राजधानी सहित बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर बेगूसराय के बलिया नगर पंचायत क्षेत्र में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि वन जल का कार्य चल रहा था जिसके लिए गड्ढा खोदा गया था, जिस गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत हो गई। बताया भी जा रहा है कि वो बच्चा दिल्ली से अपने गांव अपने समाज से मिलने आया था। इस बीच वो अपनी दादी के साथ बकरियों के लिए चारा लेने जा रहा था। इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया।
इधर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में पाली पुल के पास एक ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर का परखच्चा उड़ गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग बस्ती में थे, हम लोग को चूना भाटा फते तो बड़ा बाबू बोले कि जमन पुल पर एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग आए तो देखे कि ट्रैक्टर और ट्रक में धक्का लगा है। ना ट्रैक्टर के ड्राइवर खलासी है, ना ट्रक का कोई था। यहाँ पर कोई नहीं था। हम लोग लगे हुए जांच कर रहे हैं। हम लोग बस्ती में थे। वहीं दूसरी तरफ रोहतास जिले के निरंजन बिघा गांव में 40 साल के व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। पारिवारिक विवाद में पिछले कई दिनों से मृतक तनाव में था। वहीं सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जहरीला पदार्थ कोई खा लिया, हाँ, मर गया। नया मेडिकल से लाए सदर हॉस्पिटल। किस लिए? पोस्टमार्टम के लिए। इधर कटिहार के डेहरिया भट्टा के पास अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक काम से अपने घर वापस लौटा था, जिसके बाद दो लोग बाहर से घर में घुसे और उसे गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमको क्या जानकारी मिला? उनको जानकारी यही मिला कि मेरा भाई डेथ कर गया। सुबह बोला, रात को कब पता चला? टाइम तो नहीं देते हम लोग। अच्छा। भाभी फ़ोन किया मेरा। हाँ। उसके बाद हम आए उनका रूम में, तो भाभी गिरा हुआ था। हाँ। तो भतीजा को जगाए हम लोग। हाँ। भतीजा जाकर देखा भाई को, तो वो बोला कि नाक से ब्लड निकल रहा है। तो हम लोग उठा के यहाँ सदर ले आए हैं। यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि डेथ कर गया। मतलब सर रात में 2 बजे जो है ना, मतलब कोई आया। अच्छा। ठीक है, हाथापाई हुआ है, पापा गोली मार दिया। कौन था दोनों? पहचान में तो नहीं आ रहा है सर। मम्मी भी नहीं दिखी। मम्मी को भी मुंह बांध कर वो मेरा वाला रूम में फेंक दी थी। तो आप कहाँ थे? हम सर अपना वाला रूम में थे। अपना वाला रूम में। कौन आया कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं सर। रात के 2:11 के आसपास हमको सूचना मिली कि किसी को मारपीट किया गया है आपको डेहरिया टोला में। तो उसी समय हमने गश्ती की गाड़ी को भेजा। तो गश्ती की गाड़ी और हम लोग फोर्स से हम लोग भी वहाँ से निकले। तो हम लोग वहाँ जाके पता किए तो वहाँ पे लगा है कि वहाँ पे मतलब गोली का जो सेल केसिंग है वो मिला है हम लोग को। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोली कोई रात में सोए अवस्था में। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 2 दर्जन लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को आनन फानन में अस्पताल भिजवाया। बता दें कि बस में लगभग 100 से अधिक लोग सवार थे, जो मधुबनी बिहार से दिल्ली जा रहे थे। मेरा पता नहीं कहाँ पर हुआ। मैं बिहार से आ रहा हूँ। दिल्ली आ रहे हैं। कितने लोग थे उस बस में? मेरा ये भी पता नहीं कितने बस में भरा हुआ बस आया, मैं उसमें बैठ के आ गया सीधे। एक्सीडेंट किससे हुआ था ये तो मालूम है? ये तो पलट गया, सीधे रोटी पे पलट गया है। पलट गई है? हाँ। थाना महावन क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 118 के निकट एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रथम दृष्टया टायर टूटने से घटना कारित होना पाया जा रहा है। इसमें लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी किसी की डेथ की सूचना नहीं है। जांच करके इसे प्रथम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए DTV भारत।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर की करेंगे जिसे सुनकर शायद आपको भी अचंभा हो जाएगा। कहते हैं कि नशा बहुत ही बुरा होता है, चाहे वह किसी भी चीज का हो। नशा जब चढ़ जाता है तो व्यक्ति को ना तो समाज का ख्याल रखता है और ना ही उम्र के बंधन का। ये रिपोर्ट देखिए। नशा बहुत ही बुरा होता है, चाहे वह किसी भी चीज का नशा हो। नशा जब चढ़ जाता है तो व्यक्ति को ना तो समाज का ख्याल रखता है और ना ही उम्र के बंधन का। कहा भी गया है कि इश्क नचाए जिसको यार, वह फिर नाचे बीच बाजार। इश्क हो या प्रेम, जिसमें व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। ऐसा ही एक अनोखा मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से आया है, जो शायद कम ही लोगों को देखने और सुनने को मिलता है। ऐसी एक अनोखी शादी देखने को मिली है जिसमें शादी के दौरान 3 पीढ़ियां शामिल हुई हैं। मतलब ये साफ है कि एक व्यक्ति की शादी में उसका बेटा, बहू, पोता और पोती शामिल हुए। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र के जामो थाना अंतर्गत खुटहना गांव में एक 65 साल के बुजुर्ग नागरिक को शादी का बुखार इस कदर चढ़ गया कि उसे अपनी ही पत्नी से शादी रचाने का फैसला कर लिया। उसके इस कार्य में वह भी नहीं बल्कि उसके परिवार के भी सभी उसकी इच्छा को पूरी करने में पूरा साथ देते नजर आए। शादी का कार्ड छपा, रिश्तेदारों और अन्य लोगों को आमंत्रण भी गया और बड़े ही धूमधाम से घर को सजाया गया, लाइटें लगाई गई, औरतें इकट्ठा हुई, मंगल गीत हुआ और फिर शादी संपन्न हुई। बुजुर्ग ने अपने 60 साल की पत्नी मोहिनी के साथ शादी तो रचा लिया, लेकिन ये शादी कई लोगों के लिए सवाल बनकर रह गई। दरअसल 65 साल की उम्र में मोतीलाल ने दोबारा शादी करने का जो सपना सजाया वो पूरा तो हो गया, लेकिन उसकी खुशियां सब कुछ बता रही हैं। मोतीलाल। कितनी उम्र होगी आपकी? 65। क्या आपके मन में क्या जिज्ञासा होती कि आज आप शादी कर रहे हैं दोबारा? ये खुशी की बात है। कैसी खुशी थी, क्या बात है? पहले मजबूरी थी, अब खुशहाली थी, तो खुशी मैं लेकर। वहीं शादी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि यह बुजुर्ग दंपत्ति पिछले 40 सालों से बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे थे। ऐसे में समय बीतता गया, इनके बच्चे हुए और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। फिर समाज और हिंदू रीति रिवाज का जब ज्ञान हुआ तो उसको अपनी गलती को भुनाने के लिए शादी करने का फैसला किया। वहीं शादी होने वाले कारणों को लेकर शादी कराने पहुंचे पंडित तेजराम पांडे ने बताया कि शादी का मुख्य कारण दुल्हा मोतीलाल का पहले से शादी नहीं होना है। यहाँ पर मोतीलाल का विवाह करवाने आए हैं। कारण जानना चाहते हैं आप? तो इनके शादी नहीं भई रही, समझो। इनका का तो ये यौन यहाँ तो इनका लाए हैं बाद में, तो पैतृक तो हमारा नियम है कि का कहते कि अगर मर जाए तो श्राद्ध वराध नहीं हो पाते। लड़की के लड़का जो है तो उनका कहते पिंडादान नहीं पाते, पिंडदान नहीं पाते। ऐसे ये अपन ब्याह करते हैं। हालांकि अब कारण जो भी हो, लेकिन ये शादी वाकई में अजूबा रही। जो सुना सब हैरान हुए, लेकिन सपनों को सजाए बुजुर्ग आज अपने सपने के पूरा होने के बाद काफी खुश नजर आ रहा है। डीटीवी भारत के लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी से मनोज की रिपोर्ट। इधर मुंगेर में आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई निजी जगहों पर लोगों के द्वारा सीमित संख्या में कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए योगा का अभ्यास किया गया। इसी क्रम में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, चंद्रप्रभा निकेतन के अलावे कई जगहों पर पारिवारिक और मित्रों के साथ योग का सेलिब्रेशन किया गया।
गाइडलाइंस जो मिला है तो उससे हम लोग अभी हम सब घर के परिवार अभी कर रहे हैं योगा। तो ऐसे तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन आज विशेष दिन है तो आज हम लोग सब कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर हमें मिला है कि हमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, और फिर एक पार्ट प्रणाम आसन, फिर पवन मुक्तासन, और फिर पवन मुक्तासन भाग 2 करना है। फिर पवन मुक्तासन भाग योग जीवन के लिए कितना आवश्यक है? योग जीवन के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग तो हमें मतलब हर दिन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। इधर बेगूसराय में भी योगा दिवस के अवसर पर विकास विद्यालय के परिसर में 7वां योग दिवस का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में योगा दिवस का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल धरोहर है। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन बेगूसराय में सभी शक्ति केंद्रों पर, बूथों पर योगा दिवस माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, शक्ति केंद्र प्रभारी जी के नेतृत्व में मनाया गया। और लगभग सभी जगहों पर इस योगा दिवस का अच्छे से आयोजन हुआ। कल हम लोग फिर जिला भाजपा कार्यालय में बलिदान दिवस के रूप में मनाएंगे। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उपलक्ष्य में लोगों को एक कविता के माध्यम से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गरीब की मेहनत है योग, भूखे के 2 वक्त की रोटी है योग, किसानों को सम्मान है योग, वंचित को अधिकार है योग और स्वस्थ रहने का साधन है योग। बता दें कि आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां देश के दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर लोगों को योग पर शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने डीटीवी भारत से खास बातचीत की। इस दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार द्वारा बनाए गए झारखंड मॉडल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से जो मुहिम थी उसमें थोड़ी सी कमी दिखी है, थोड़ी सी ढील हुई है, लेकिन अब इसमें तेजी आएगी और आने वाले दिनों में देश में झारखंड मॉडल की गूंज गुंजेगी। पिछला क्या क्या नहीं किया उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम उसको देखते रहेंगे तो आगे मेरा काम नहीं होगा। पिछला सरकार नहीं किया तो सरकार में नहीं आया, सरकार में हम हैं। हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे तो फिर आएंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इस बार सब्र का फल दुर्लभ फूल हुआ है। कोडरमा के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 में गोदाम गली निवासी रामदयाल सिंह के घर 1 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके आंगन में ब्रह्म कमल फूल खिला है। बता दें कि उत्तराखंड का यह राजकीय दुर्लभ पुष्प सामान्य तौर पर कम तापमान वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं कश्मीर में पाया जाता है। एमएमटीसी के रिटायर ऑफिस मैनेजर रामदयाल सिंह की पत्नी आशा देवी ने बताया कि उनके पति का साल 2011 में बेंगलुरु ट्रांसफर हुआ था। बेंगलुरु में रहने के दौरान उन्हें पड़ोस के परिवार के घर में यह दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल दिखा था, जिसके बाद वे पौधे का एक पत्ता लेकर अपने घर आई, जिसके बाद उनके आंगन में यह दुर्लभ फूल आज खिल गया है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।